लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुबह की सफेदी आसमान पर फैलना ही चाहती है और इस समय की दक्षिणी हवा जंगली पेड़ों पौधों लताओं और पत्तों से हाथापाई करती हुई मैदान की तरफ दौड़ती जाती है। ऐसे समय में भूतनाथ और देवी सिंह हाथ में हाथ लिए जंगल के किनारे किनारे मैदान में टहलते धीरे धीरे हंसी दिल लगी की बातें करते जाते हैं। देवी सिंह: भूतनाथ लो, इस समय एक नई और मजेदार बात तुम्हें सुनाते हैं। भूतनाथ: वो क्या? देवी सिंह: फायदे की बात है। अगर तुम कोशिश करोगे तो 1,00,000-2,00,000 रुपया मिल जाएगा। भूतनाथ: ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके करने से सहज ही इतनी बड़ी रकम हाथ लग जाएगी? और अगर इस बात को तुम जानते ही हो तो खुद क्यों नहीं उद्योग करते? देवी सिंह: मैं भी उद्योग करूंगा, मगर कोई जरूरी बात नहीं है कि जिसका जी चाहे उद्योग करके 1,00,000-2,00,000 पा जाए। हाँ, जिसका भाग्य लड़ जाएगा और जिसकी अक्ल काम कर जाएगी वो बेशक अमीर हो जाएगा। मैं जानता हूं कि हम लोगों में तुम्हारी तबीयत बड़ी तेज है और तुम्हें बहुत दूर की सूझा करती है। इसीलिए कहता हूं कि अगर तुम उद्योग करोगे तो 1,00,000-2,00,000 रुपया पा जाओगे। यद्यपि हम लोग सदा ही अमीर बने रहते हैं और रुपए पैसे की कुछ परवाह नहीं करते, मगर फिर भी ये रकम थोड़ी नहीं है और तिस पर बाजी के ढंग पर जीत न ठहरा। इसलिए ऐसी रकम पाने की खुशी होती है। भूतनाथ: आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी तो सही। देवी सिंह: बात यही है कि उधर जो तिलिस्मी मकान बनाया गया है, जिसके अंदर लोग हंसते हंसते कूद पड़ते हैं, उसके विषय में महाराज ने रात को हुक्म दिया है कि तिलिस्मी मकान के ऊपर सर्वसाधारण लोग तो चढ़ चुके और किसी को कामयाबी नहीं हुई। अब कल हमारे अय्यार लोग उस पर चढ़कर अपनी अक्ल का नमूना दिखाएं और उनके लिए इनाम भी दूना कर दिया जाए। मगर इस काम में 4 आदमी शरीक न किए जाएं। एक जीत सिंह जी, दूसरे तेज सिंह, तीसरे भैरव सिंह, चौथे तारा सिंह। भूतनाथ: बात तो बहुत अच्छी हुई। कई दिनों से मेरे दिल में गुदगुदी हो रही थी। किसी तरह इस मकान के ऊपर चढ़ना चाहिए, मगर महाराज की आज्ञा बिना ऐसा कब कर सकता था? मगर ये तो कहो कि उन चारों के लिए मनाही क्यों कर दी गई? देवी सिंह: इसलिए कि उन्हें इसका भेद मालूम है। भूतनाथ: यो तो तुमको भी कुछ न कुछ भेद मालूम ही होगा, क्योंकि एक दफे तुम भी ऐसे ही मकान के अंदर जा चुके हो, जब शेर सिंह भी तुम्हारे साथ थे। देवी सिंह: ठीक है, मगर इससे असल भेद का पता लग सकता है। अगर ऐसा ही हो तो इस जलसे में हजारों आदमी उस मकान के अंदर गए होंगे। किसी को दोहरा कर जाने की मनाही तो नहीं थी। कोई पुनः जाकर जरूर बाजी जीत ही लेता। भूतनाथ: आखिर उसमें क्या है? देवी सिंह: सो मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2-1 दिन बाद वो भी मालूम हो जाएगा। भूतनाथ: पहली दफे जब तुम ऐसे ही मकान के अंदर कूदे थे तो उसमें क्या देखा था और उसमें हंसने की क्या जरूरत पड़ी थी? देवी सिंह: अच्छा, उस समय जो हुआ था सो मैं तुमसे बयान करता हूं, क्योंकि अब उसका हाल कहने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैं कमंद लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ गया तो ऊपर से दीवार बहुत चौड़ी मालूम हुई और इस सबब से बिना दीवार पर गए भीतर की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। अतः मैं लाचार होकर दीवार पर चढ़ गया और अंदर झांकने लगा। अंदर की जमीन 5 या 4 हाथ नीची थी, जो किसी मकान की छत मालूम होती थी। मगर इस समय मैं अंदाज से कह सकता हूं कि वो वास्तव में छत न थी, बल्कि कपड़े का चंदोवा तना हुआ या किसी शामियाने की छत थी। मगर उसमें से एक प्रकार की ऐसी भाप निकल रही थी कि जिससे दिमाग में नशे की सी हालत पैदा होती थी और खूब हंसने को जी चाहता था। मगर पैरों में कमजोरी मालूम होती थी और वो बढ़ती जाती थी। भूतनाथ बात काटकर: अच्छा, ये तो बताओ कि अंदर झांकने से पहले ही कुछ नशा सा चढ़ाया था या नहीं? देवी सिंह: कब? दीवार पर चढ़ने के बाद। भूतनाथ: हाँ, दीवार पर चढ़ने के बाद और अंदर झांकने के पहले। देवी सिंह कुछ सोचकर: नशा तो नहीं, मगर कुछ शिथिलता जरूर मालूम हुई थी। भूतनाथ: खैर, अच्छा तब? देवी सिंह: अंदर की तरफ जो छत थी उस पर मैंने देखा कि किशोरी हाथ में एक चाबुक लिए खड़ी है और उसके सामने की तरफ कुछ दूर हटकर कई मोटे ताजे आदमी खड़े हैं, जो किशोरी को पकड़कर बांधना चाहते हैं, मगर वो किसी के काबू में नहीं आती। ताल ठोंक ठोंक कर लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर वो कोड़ा मार मार कर हटा देती है। ऐसी अवस्था में उन आदमियों की मुद्रा,
जो किशोरी को पकड़ना चाहते थे, ऐसी खराब होती थी कि हंसी रोके नहीं रुकती, तथा उस भाप की बदौलत आया हुआ नशा हंसी को और भी बढ़ा देता था। पैरों में पीछे हटने की ताकत न थी, मगर भीतर की तरफ कूद पड़ने में किसी तरह का हर्ज भी नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि जमीन ज्यादा नीची न थी और इसके अतिरिक्त किशोरी को बचाना भी बहुत ही जरूरी था। अतः मैं अंदर की तरफ कूद पड़ा, बल्कि यों कहो कि ढुलक पड़ा, और उसके बाद तन बदन की सुध न रही। मैं नहीं जानता कि उसके बाद क्या हुआ और क्यों कर हुआ। हाँ, जब मैं होश में आया तो अपने को कैद खाने में पाया। भूतनाथ: अच्छा, तो इससे तुमने क्या नतीजा निकाला? देवी सिंह: कुछ भी नहीं, मैंने केवल इतना ही ख्याल किया कि किसी दवा के नशे से दिमाग खराब हो जाता है। भूतनाथ: केवल इतना ही नहीं है, मैंने इससे भी ज्यादा ख्याल किया है। खैर, कोई चिंता नहीं, कल देखा जाएगा। 100 में 90 दर्जे तो मैं जरूर बाहरी रास्ते ही से लौट आऊंगा। यहां उस तिलिस्मी मकान के अंदर लोगों ने जो कुछ देखा है वो भी करीब करीब वैसा ही है जैसा तुमने देखा था। तुमने किशोरी को देखा और इन लोगों ने किसी दूसरी औरत को देखा। बात एक ही है। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों अय्यार कुछ देर तक सुबह की हवा खाते रहे और इसके बाद मकान की तरफ लौटे। जब महाराज के पास गए तो पुनः सुनने में आया कि अय्यारों को तिलिस्मी मकान पर चढ़ने की आज्ञा हुई है। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।